हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम संस्था के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि संस्था क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं और संस्था से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। समिति के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो समिति क्या बताया? व्यक्तियों का एक समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियमों एवं कार्यप्रणाली की एक व्यवस्था है। जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति बनाई जाती है, उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली संस्था कहलाती हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसे ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे परिवार एक समिति है। समिति किस प्रकार से है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, संतान उत्पत्ति करना, बालकों का पालन पोषण करना और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। इन सभी आवश्यकताओं को देखें तो परिवार को एक समिति माना गया है, लेकिन इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवाह नामक एक संस्था पाई जाती है। तो इस प्रकार से संस्था शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था, परंतु इसका विधिवत और वैज्ञानिक अध्ययन समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में किया। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप हाईलाइट करके लर्न कर लें, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब देखिए संस्था का अर्थ एवं परिभाषा। संस्था का अर्थ एवं परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर बताई है, जो कि निम्नलिखित है। तो सबसे पहली जो परिभाषा है यहाँ पर वो है आकबर्न एवं निमकॉफ की। तो इन्होंने बताया है, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियाँ सामाजिक संस्थाएँ हैं। दूसरी परिभाषा आपकी मैकाइवर एवं पेज की है, जो कहते हैं संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। तीसरी परिभाषा बोगार्ट्स ने दी है। उन्होंने बताया है कि सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसमें व्यवस्थित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। कुल मिलाकर इसमें कार्यप्रणाली और नियमों को महत्व दिया जाता है। फिर कुछ कथन हैं, जैसे स्मेल्सर ने, गिन्सबर्ग ने, हैमिल्टन ने, किंग एवं कोलर ने, मतलब कुछ मुख्य कीवर्ड दिए हैं जिसके आधार पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। स्मेल्सर ने संस्था को परिस्थिति एवं भूमिकाओं का पुंज माना है। इसी प्रकार से गिन्सबर्ग ने संस्था को संस्कृति का हृदय माना है। हैमिल्टन ने संस्था को रीति रिवाजों का एक गुच्छा माना है। किंग एवं कोलर का मानना है कि समाज संस्थाओं से निर्मित है। इसी प्रकार से मैकाइवर एवं पेज का कथन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। देखिए मैकाइवर एवं पेज ये बात इसलिए कहते हैं कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, क्योंकि समिति जो है वो व्यक्तियों का समूह है, लेकिन संस्था जो है आपकी वो एक नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणाली को कहते हैं। इसलिए व्यक्तियों की टीम में तो हम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन हम नियमों के सदस्य नहीं हो सकते। इसलिए हम समितियों के सदस्य हैं और संस्थाओं के नहीं। ये बात आपकी मैकाइवर एवं पेज कहते हैं। फिर उसके बाद है संस्था का उद्विकास का क्रम। तो समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में संस्था के उद्विकास के क्रम को भली भांति समझाया है, जिसको जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले विचार होते हैं, उसके बाद वो विचार आदत बनते हैं, आदत के बाद वो जनरीतियों में परिवर्तित होते हैं, जनरीतियों के बाद वो प्रथाओं में बदलते हैं, प्रथाओं के बाद वो रूढ़ियों में बदलते हैं। इस प्रकार से एक संस्था का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि संस्था की जो शुरुआती स्थिति होती है या आरंभिक स्थिति जिसे हम कह सकते हैं, वो व्यक्ति के मन में एक साधारण सा विचार आता है। ठीक है, जब इस विचार की हम पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब इसको बार बार दोहराते हैं, तो ये एक आदत बन जाती है। जब इस आदत में समूह की पुनरावृत्ति मिल जाती है, समूह की जब पुनरावृत्ति मिलती है तो ये जनरीतियों में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर
उसके बाद जब जनरीतियों में अतीत का अनुभव मिल जाता है या भूतकालीन अनुभव मिल जाता है तो वो प्रथाओं के नाम से जानी जाती है। और जब प्रथाओं में समूह कल्याण की भावना या समूह की स्वीकृति मिल जाती है तो वो आपकी लोकाचार के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद फिर एक संस्था का निर्माण होता है। ठीक है, अब आते हैं संस्था की विशेषताओं के ऊपर। तो संस्था की विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित होती हैं। तो जो पहली विशेषता है, नियमों एवं कार्यप्रणाली की एक व्यवस्था। तो देखिए, संस्था जो होती है व्यक्तियों का समूह नहीं होकर उस नियमों और कार्यप्रणाली की एक व्यवस्था होती है। नियम तथा कार्यप्रणाली को विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों एवं लिखित व अलिखित कानूनों आदि के रूप में देख सकते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है अमूर्त प्रकृति। चूँकि संस्था जो होती है व्यक्तियों का समूह नहीं होती। जिस प्रकार से आपकी जो समिति होती है वो व्यक्तियों का एक समूह है, लेकिन संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होती है। वो वो जो है आपकी नियमों एवं कार्यप्रणाली की व्यवस्था होती है, इसलिए इसे हम देख नहीं सकते। ये आपकी अमूर्त होती है, जबकि आपकी समिति मूर्त होती है। उसके बाद तीसरी जो विशेषता है आपकी अधिक स्थायित्व या स्थायित्व के नाम से जाना जाता है। ऐसे संस्थाओं का जो विकास होता है वो एक लंबी अवधि के बाद होता है। जैसे अभी हमने ऊपर समझा कि पहले विचार होते हैं, फिर आदत बनती है, फिर जनरीतियाँ बनती हैं, फिर प्रथाएं बनती हैं, फिर रूढ़ियाँ बनती हैं, फिर कहीं जाके संस्था का निर्माण होता है। क्योंकि संस्था का निर्माण एक लंबी अवधि के बाद होता है और वह भी उसमें भी काफ़ी समय जो है वो लगता है। तो ये है कि संस्था जो है आपकी काफ़ी लंबे समय तक चलती है, स्थायी रहती है, इसका शीघ्र पतन नहीं होता, शीघ्र इसका नाश नहीं होता है। उसका जो चौथी विशेषता है वो है स्पष्ट उद्देश्य। प्रत्येक संस्था का निर्माण एक या कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए होता है। ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे विवाह एक संस्था है तो उसके अलग उद्देश्य हैं, शिक्षण संस्थाओं के अपने अलग उद्देश्य हैं। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। पांचवी जो विशेषता है वो निश्चित नियमों का ढांचा। जो संस्था होती है इसकी प्रमुख विशेषता यह भी है कि प्रत्येक संस्था के पीछे कुछ नियम होते हैं, कार्य प्रणाली होती है, व्यवस्था आदि का एक ढांचा होता है, जिससे संस्था की रक्षा होती है और उसके कार्य सही तरीके से संपन्न हो पाते हैं। उसके बाद जो छठवीं विशेषता है वो है सामूहिक स्वीकृति। सामूहिक स्वीकृति या सामूहिक प्रयत्न भी जिसे कह सकते हैं। संस्था किसी एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि संस्था किसी एक व्यक्ति से नहीं बनाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संस्था को बनाना या बिगाड़ना किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। इसके लिए सामूहिक प्रयास की ज़रूरत होती है। उसके बाद है प्रतीक। जैसे प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक होता है, उसके माध्यम से संस्था की पहचान होती है। जैसे क्रॉस जो होता है आपका चर्च का प्रतीक होता है। ओम जो है जिस प्रकार से ओम आपका हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है, जो क्रॉस का निशान है वो चर्च का प्रतीक माना जाता है। इसी तरीके से इन प्रतीकों के माध्यम से हम उस संस्था को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। अब देखिए संस्था के क्या कार्य हैं और इसका महत्व या उपयोगिता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो संस्था के निम्नलिखित कार्य उपयोगिता है। नंबर 1, ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा को निर्धारित करती है। संस्था जो होती है, प्रत्येक संस्था किसी न किसी मानवीय आवश्यकता को लेकर उसका निर्माण किया जाता है। इसी कारण संस्थाओं को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में देखा जाता है। जैसे आपकी शिक्षण संस्थाएं हैं, ये भी मानवीय आवश्यकता पूर्ति करती हैं, विवाह संस्थाएं इत्यादि। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। दूसरा जो कार्य है, व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाना। संस्था मानव व्यवहार के सभी आचरणों को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है। व्यक्ति को क्या कार्य करना है, उनके कार्यों की दिशा क्या होनी चाहिए, ये सब निर्धारित करके व्यक्तियों के कार्यों को संस्था सरल बनाती है। तीसरा जो कार्य है वो है व्यवहारों में अनुरूपता। इसमें ये कह सकते हैं कि संस्था से संबंधित एक निश्चित कार्यप्रणाली, नियम व परंपराएं होती हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं का सहारा लेता है और जब
एक समूह के लोग अपनी कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों एवं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं तो उसमें व्यवहारों में अनुरूपता आती है, मतलब समानता दिखाई पड़ती है। जब सभी लोग मिलकर एक कार्य करेंगे तो समानता दिखाई देगी। तो इस तरीके से व्यवहारों में अनुरूपता का भी मतलब इसमें गुण पाया जाता है। उसके बाद आपका संस्था जो है व्यवहारों में नियंत्रण रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संस्थाएं समाज में नियंत्रण रखने के प्रमुख साधन है। जैसे प्रत्येक संस्था व्यक्ति के कार्य को दिशा एवं व्यवहार का एक तरीका निश्चित करके उसके अनुरूप कार्य करने के लिए आदेश देती है। ठीक है, इस प्रकार से वो व्यवहारों पर भी नियंत्रण करती है। अगला जो आपका कार्य है वो है संस्कृति की वाहक। जो आपकी संस्था होती है संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का भी कार्य संस्था के द्वारा किया जाता है। संस्थाओं के माध्यम से हमारी संस्कृति की रक्षा होती है। ठीक है, तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। छठवां जो कार्य है वो है स्थिति एवं कार्य का निर्धारण। संस्था जो होती है व्यक्ति की पद, जो व्यक्ति का समाज में एक पद होता है उससे संबंधित जो उसकी भूमिका होती है उसका निर्धारण करने में भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, इस प्रकार से संस्था जो होती है व्यक्ति की स्थिति और कार्य का निर्धारण करने में भी अपना स्थान जो है महत्वपूर्ण योगदान देती है। उसके बाद अगला जो कार्य है वो है सामाजिक परिवर्तन में सहायक। संस्थाएं प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती हैं, इनमें शीघ्रता से कोई परिवर्तन नहीं आ पाता, परंतु परिस्थिति के अनुसार बदल जाने पर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं में बदलाव आना आवश्यक हो जाता है। मतलब वैसे तो संस्था रूढ़िवादी है, जल्दी जल्दी इसमें परिवर्तन नहीं होते, लेकिन जब समय आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं और ऐसी अवस्था में संस्थाएं बदलती हैं, इसलिए समाज में परिवर्तन लाने में भी सहायता प्रदान करती हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे कि समिति और संस्था में अंतर क्या होता है। ठीक है, हम समिति भी पढ़ चुके हैं और लगभग संस्था के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। तो अब हम ये जानेंगे कि समिति और संस्था में अंतर क्या होता है, और ये कभी अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। जो आपके बीए के एग्ज़ाम होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समिति संस्था में अंतर क्या है, समिति और समुदाय में अंतर क्या है। इस तरीके से उसमें जो डिफरेंस होता है वो पूछा जाता है। तो इसको जानने का प्रयास करेंगे तो आराम से आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के बारे में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, जो पहला अंतर है वो है समिति जो होती है व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है, और दूसरी तरफ संस्था जो होती है वो नियमों की, विधि विधानों की और कार्यप्रणाली की एक व्यवस्था मानी गई है। दूसरा अंतर ये है कि जो समिति होती है वो व्यक्तियों का समूह होती है, इसलिए वो मूर्त होती है। व्यक्तियों को हम छू सकते हैं, महसूस कर छू सकते हैं, देख सकते हैं। जबकि संस्था जो होती है ये नियमों एवं विधि विधानों की व्यवस्था है, इसलिए संस्था आपकी अमूर्त होती है। तीसरा अंतर यह है कि समिति अस्थायी होती है। देखिए, समिति निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है और उद्देश्य की पूर्ति के बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, लेकिन संस्था जो होती है वो अपेक्षाकृत स्थायी होती है। क्यों स्थायी होती है? क्योंकि इसका निर्माण जो होता है एक लंबे प्रोसेस के बाद होता है। इसी कारण से जो आपकी संस्था है वो समिति की अपेक्षाकृत स्थायी होती है। चौथा जो अंतर है, समिति का अपना एक नाम होता है। जैसे प्रत्येक समिति का अपना एक नाम होता है, और संस्था का क्या होता है? संस्था का एक प्रतीक होता है। जैसे मैंने बताया कि क्रॉस जो है वो चर्च का प्रतीक है, ओम जो है वो हिंदू धर्म का प्रतीक है। इस तरीके से हर चीज़ का अपना प्रतीक होता है। उसके बाद पांचवा जो अंतर है, समिति व्यक्तिगत हित पर जोर देती है। समिति व्यक्तियों का एक समूह होता है, पर्सनली उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, वो व्यक्तिगत हित पर जोर देती है। जबकि संस्था जो होती है उसमें समूह कल्याण की भावना समूह कल्याण की भावना के आधार पर ही उसका निर्माण होता है। तो एक व्यक्ति पर जोर ना देकर वो सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। उसके बाद अगला अंतर जो है आपका छठवां, इसमें है मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं, जबकि दूसरी तरफ संस्था जो है मनुष्य संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि संस्था नियमों एवं कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। जिस प्रकार से मैकाइवर एवं पेज का कथन है कि हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं लेकिन संस्थाओं के नहीं, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं, इसलिए वो समितियों के सदस्य तो हो ही सकते हैं, लेकिन नियमों कार्य प्रणाली के सदस्य हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये अमूर्त होते हैं। ठीक है,
उसका सातवीं जो विशेषता है, समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती है, क्योंकि ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। जबकि संस्था जो होती है वो लंबे समय के बाद बनती है और लंबे समय तक चलती है, तो संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती जाती है। इस प्रकार से संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य भी जो आपकी संस्था है वो करती है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कुछ विद्वानों ने बताए हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो पार्सन्स ने माना है कि वैश्यवृत्ति को उन्होंने द्वितीयक संस्था कहा है। पार्सन्स ने वैश्यवृत्ति को द्वितीयक संस्था माना है और इसे उन्होंने प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वॉल्व माना है। कहने का तात्पर्य ये है, इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं कि पार्सन्स जो हैं उन्होंने कहा है कि जो हमारी काम वासनाएं हैं या कामुक प्रवृत्तियां हैं, तो वो वैश्यवृत्ति के माध्यम से ठीक प्रकार से पूरी हो जाती हैं, ठीक है, और जिससे समाज में जो रेप जैसी घटनाएं हैं वो घटित नहीं होती और समाज में संतुलन बना रहता है। तो समाज में, परिवारों में संतुलन बना रहता है। इस प्रकार से उन्होंने जो वैश्यवृत्ति है, जो कि द्वितीयक संस्था है, उन्होंने वैश्यवृत्ति को प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वॉल्व माना है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी काम वासनाएं पूर्ति नहीं हो रही, तो वो अपना वैश्यवृत्ति के माध्यम से उसको पूरा कर लेगा, जिससे उसके परिवार में संतुलन बना रहेगा। उसके बाद अगला जो है गॉफमैन कहते हैं, गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी है। उन्होंने संपूर्ण संस्था में पागल खाने, आश्रम, जेल को संपूर्ण संस्था माना, क्योंकि इसका एक निश्चित और प्रशासनिक ढांचा होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी, या आपसे पूछा जाता है कि वैश्यवृत्ति को द्वितीयक संस्था किसने माना है, या प्राथमिक वैश्यवृत्ति को प्राथमिक संस्थाओं के लिए क्या माना गया है, तो इस तरीके से आप इन कथनों को पढ़कर, समझकर इसे अच्छे से बता सकते हैं कि वैश्यवृत्ति को प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वॉल्व माना गया है और संपूर्ण संस्थाओं की जो अवधारणा है वो गॉफमैन के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने पागल खाने को, आश्रम को, जेल को संपूर्ण संस्था का उदाहरण के रूप में बताया है, क्योंकि इसमें एक निश्चित प्रशासनिक ढांचा और इसके मानक होते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने संस्था के बारे में डिटेल से पढ़ने का प्रयास किया, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस पे कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।